वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यू सीरीज 2020। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले मैं आपके लिए काफ़ी सारे सेशंस लेकर के आई थी जो कि बेस्ड हैं 2020 एग्जामिनेशन पर ही, 2020 के क्वेश्चन ही हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चल रही हूँ जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। ये आपको जो स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा है, इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो प्लीज गो थ्रू माय चैनल स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट, यू विल फाइंड ऑल दोस सेशंस एंड वीडियोस एज वेल। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, थ्रू द कमेंट सेक्शन। यस, सो हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। लास्ट सेशन में लास्ट क्वेश्चन क्या था वे देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंट्री। आपको बताना था कि इनमें से चार जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि स्किल इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता है, राइट। बाकी के तीन इंक्लूड होंगे। सो जैसा कि आपने देखा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है आंसर को। सो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इजिली देख सकते हैं, राइट। तो दूसरा जो ऑप्शन है इम्प्लॉइज पर्सनल डेटा, ऑब्वियसली स्किल एंट्री के अंदर ही आता है, इसको इंक्लूड किया जाता है। इम्प्लॉइज पोटेंशियल भी इंक्लूड किया जाता है स्किल इन्वेंट्री के अंदर। एंड फोर्थ ऑप्शन है सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री, ये भी इंक्लूड किया जाता है स्किल इन्वेंट्री के अंदर। बट ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग स्केड्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंट्री। सो ये वाला जो आपका ऑप्शन था ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर था, राइट, जो कि मैंने आपको आपके सामने ऑलरेडी हाईलाइट करके ही दिखाया है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन देखेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप, दूसरा रिसोर्स शेयरिंग, तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड चौथा है इनकम्पैटिबल गोल्स। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। सो इंटर लास्ट से देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन से देखेंगे। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आप समझेंगे कि क्या होता है। जहां पे ग्रुप होगा, जहां पे लोग होंगे, जहां पे कम्युनिकेशन की बात आएगी, वहां पर ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट की भी बात आएगी। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, तो वो किन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है? मोस्टली पीयर्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, राइट। जहां पर एक पैरेलल लेवल पे कम्युनिकेशन होता है वहां पे ऑब्वियस सी बात है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो आई एम सॉरी। चौथा ऑप्शन है इनकम्पैटिबल गोल्स। जब गोल्स आप बनाते हैं एज अ टीम, अब अगर कोई पर्सन है जो कि सपोज मैनेजर ने आपको कोई गोल असाइन किया है, राइट, और उस गोल पे 5 बंदों को हायर किया है, 5 बंदों को लगाया है, राइट। सो उन 5 पीपल का क्या काम है? उस गोल पे पर्टिकुलर एक्यूमुलेट होकर के, एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के वो काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अगर लैक है, इनकम्पैटिबल अगर गोल है कि जिसको वो इनकम्पैटिबली डिजाइन किया गया है, या फिर वो ऐसा गोल लग रहा है कि नहीं इसको अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस कोई कह रहा है कि ठीक है कर सकते हैं, कोई कह रहा है नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस दैट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज। तीसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। जब सर्टेन कोई चीज ना हो, अनसर्टेनिटी हो, तो उस केस में भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा है रिसोर्स शेयरिंग, उसमें भी होता है। जब आप रिसोर्सेज शेयर करेंगे तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है किसी को वो रिसोर्सेज लगेगा कि नहीं आपने रिसोर्स तो मुझे दिया है लेकिन ये आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैं कम यूज कर रहा हूँ, मेरा यूटिलाइजेशन कम है, आपका ज्यादा है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। वेयर एज ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्टिकल रिलेशनशिप, जहां पर 1 to 1 मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया और वर्टिकल इस तरह से हो गया,
तो जहां पे टॉप डाउन या फिर डाउन डाउन टू टॉप कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Factories Act 1948, for a premise where manufacturing process is carried out without the aid of power, what should be the minimum number of workers working in it to be classified as factory? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगी। According to Factories Act 1948, for a premise where manufacturing process is carried out without the aid of power, क्या बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ऐसी प्रीमाइज जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड आउट हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, ऐसी स्टैब्लिशमेंट जहां पर विदाउट द एड ऑफ पावर, what should be the minimum number of workers working in it to be classified as factory? So वहां पर मिनिमम कितने लोग काम करने चाहिए कि उनको एज अ फैक्ट्री आप डिफाइन कर सकते हैं। बट कंडीशन वहां एक होता है विद द एड ऑफ द पावर एंड दूसरा होता है विदाउट द एड ऑफ द पावर। सो विद द एड ऑफ द पावर के लिए नंबर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब जो वर्किंग पर्सन हैं मिनिमम का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, और विदाउट द एड के साथ डिफरेंट होता है, विद द एड के साथ डिफरेंट होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में विदाउट द एड ऑफ पावर बात की गई है कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी प्रीमाइज, एक फैक्ट्री यू कैन से, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, वो विदाउट द एड ऑफ द पावर है। सो वहां पर जो मिनिमम लोग, मतलब जो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, सो कितने, मतलब कम से कम कितने लोग काम करेंगे वहां पर ऐसी स्टैब्लिशमेंट में जो कि विदाउट द एड ऑफ द पावर है, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है एज अ फैक्ट्री, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट, और वो जो इंडस्ट्री है विदाउट द एड ऑफ द पावर है, तो वहां पर कितने लोग कम से कम काम करने चाहिए कि उसको एज अ फैक्ट्री डिसाइड कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं आप। जैसा कि मैंने बताया, विद द एड ऑफ द पावर एंड विदाउट द एड ऑफ द पावर में जो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग पीपल है, उनकी नंबरिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इसीलिए मैं आपको जोर दे रही हूँ इस क्वेश्चन में कि विदाउट द एड ऑफ द पावर पूछा है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो सपोज आपको विद द एड ऑफ द पावर आया और आपने क्वेश्चन का रट्टा मार के गए हैं कि यही नहीं, मतलब सपोज 15 या 20, 30 या फिर 13 या फिर 20 लिखा हुआ है, सो उनमें से कोई एक आपने रट्टा मार लिया और आपने उसी का आंसर चिपका दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि विद द एड ऑफ द पावर के साथ क्या कितने लोग होने चाहिए मिनिमम, एंड विदाउट द एड ऑफ द पावर के साथ कितने होने चाहिए। सो विदाउट एंड विद, ये ध्यान रखना है आपको। सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 13 एंड चौथा है 20, राइट। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। सो विदाउट द एड ऑफ द पावर के केस में 20 पीपल मिनिमम काम करने चाहिए, राइट। जहां पे कम से कम 20 लोग काम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो विदाउट द एड ऑफ द पावर है, सो उसको क्या क्लासिफाई किया जाएगा एज अ फैक्ट्री, राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 पीपल मिनिमम होने चाहिए विदाउट द एड ऑफ द पावर के कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which theory of emergence of trade unionism emphasizes on economic power of workers associations? क्वेश्चन है, which theory of emergence of trade unionism emphasizes on economic power of workers associations? पहला है बिजनेस थ्योरी, दूसरा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी, तीसरा है रिवोल्यूशनरी थ्योरी एंड चौथा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एम्फसाइजेस ऑन इकोनॉमिक पावर ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिजनेस थ्योरी।
जहां पे बात की गई है इकोनॉमिक की बात की गई है, तो आप एक बार कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता या फिर आपको लगे कि क्या है, पढ़ा नहीं है या फिर देखा नहीं था ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन का सहारा लेकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सो जहां पे बात आ रही है इमरजेंसी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एम्फसाइज कर रहा है ऑन इकोनॉमिक पावर ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन, जहां पे इकोनॉमिक पावर की बात हो रही है, तो वहां पे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी का काम होगा क्या? नहीं। सोशियो साइकोलॉजिकल से इकोनॉमिक पावर का क्या रिलेशन है? ये नहीं होगा। रिवोल्यूशनरी थ्योरी का भी कोई रिलेशन नहीं है इकोनॉमिक पावर के साथ, तो ये भी नहीं होगा। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का भी कोई इसके साथ रिलेशन नहीं बन सकता है पावर ऑफ इकोनॉमिक पावर का। सो ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस थ्योरी की बात हो रही है, जहां पे इकोनॉमिक की बात हो रही है वहां पे बिजनेस की बात होगी, जहां पे बिजनेस होगा वहां पे इकोनॉमी होगी। सो बिजनेस थ्योरी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन obligations and liabilities of registered unions and also stipulates the purpose for which funds can be utilized? Question है, which section of Trade Union Act 1926 provides for certain obligations and liabilities of registered union and also stipulates the purpose for which funds can be utilized? Section 15 इसका आंसर होगा, या फिर सेक्शन 51 होगा, या फिर सेक्शन 13, या फिर सेक्शन 31? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको। सो जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन ऑब्लिगेशन एंड liabilities of registered unions and also stipulates the purpose for which funds can be utilized। और फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड की बात किसमें की गई है? सेक्शन 15 में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ एचआरएम इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन ऑफ नेट ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट इन्वेंटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज? क्वेश्चन है, which area of activity of HRM involves calculation of net human resources requirements based on present inventory of human resources? पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा है एम्प्लॉय असिस्टेंस, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड चौथा है रिक्रूटमेंट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। सो जहां पे बात की गई है कैलकुलेशन ऑफ नेट ह्यूमन रिसोर्सेज, कि मतलब कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कितने ह्यूमन बीइंग की, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी इन्वेंट्री में, यू नो, फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रेजेंट इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी काम नहीं है, रिक्रूटमेंट का भी नहीं, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है वहां पे, राइट। जब आप कैलकुलेशन करते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में आपका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वहां पे आप प्लानिंग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following big 5 personality dimensions describes someone who is good natured, cooperative and trusting? क्वेश्चन है, which of the following big 5 personality dimensions describes someone who is good natured, cooperative and trusting? So आपको बताना कि ऐसी मतलब ऐसा 5 बिग पर्सनालिटी डायमेंशन बताने हैं, उनमें से एक इसमें दिया गया है, राइट। सो ऐसा क्या है जो कि आपको बताता है कि वो पर्सन गुड नेचर का है, कोऑपरेटिव है एंड ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्टिंग भी है। सो उन बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन में से एक उनमें से एक यहाँ पर दिया गया है इस ऑप्शन में। आपको बताना है कि वो बेस्ट क्वालिटी क्या है, वो 5 डायमेंशन में से, पर्सनालिटी डायमेंशन में से क्या वो है जो कि एक गुड नेचर को दर्शाता है, कोऑपरेटिवनेस को दर्शाता है एंड ट्रस्टवर्दीनेस को दर्शाता है। सो क्या वो एक्स्ट्रावर्जन है, ऑप्शन नंबर 2 को, क्या फिर वो कॉन्शियसनेस है, या फिर एंटागोनिस्टिक है, या फिर एग्रीएबलनेस है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्रीएबलनेस गुड नेचर्ड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टिंग डायमेंशन को दर्शाता है। Option number 4 will be the right answer for this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following ratios are used to compare number of candidates in one stage of recruiting process to number of candidates in another round? क्वेश्चन है, which of the following ratios are used to compare number of candidates in one stage of recruiting process to number of candidates in another round? पहला है acceptance rate, दूसरा है retention ratio, तीसरा है yield ratio एंड चौथा है सिलेक्शन रेट। आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। क्या वो एक्सेप्टेंस रेट होगा, क्या वो रिटेंशन रेशियो होगा, या फिर यील्ड रेशियो, या फिर सिलेक्शन रेट? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यील्ड रेशियो। अगेन मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी ताकि आपको एक बार फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर यूज टू कंपेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब यील्ड रेशियो क्या करता है, वो कंपेयर करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग प्रोसेस टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अनदर राउंड। मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने हैं और कैंडिडेट दूसरे राउंड में कितने चल रहे हैं, तो उनको कंपेयर करने का काम कौन करता है, यील्ड रेशियो करता है। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनमें से रिटेंशन रेशियो भी नहीं होगा, रिटेंशन रेशियो कंपेयर नहीं करता है, एक्सेप्टेंस रेट भी नहीं करता है, सिलेक्शन रेट भी नहीं करता है, बल्कि यील्ड रेशियो कंपेयर करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग प्रोसेस टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अनदर राउंड। राइट, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। नेक्स्ट सेशन में हम और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे, 2020 में पूछे गए क्वेश्चन से ही बात करेंगे अगेन। एंड आई होप आपको सेशंस पसंद आते होंगे एंड आप क्वेश्चंस को एंजॉय करते होंगे। एंड आई विश कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाती हूँ वो अगेन रिपीट होके मिल जाए। एंड ऑल्सो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन जहाँ पे ऑप्शन से बनते हैं वहाँ पे मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कैसे बन सकते हैं, क्या नया क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है, क्या नया फॉर्मेशन हो सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मैं डिस्कस करती हूँ। राइट, सो उनको भी ध्यान में देते हुए कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है, इसको स्टडी करना है। राइट, so along with the questions like MCQs and PYQs, we are going through the on track where we study that थ्योरी पार्ट एज वेल। सो थ्योरी में हमने 9 मतलब मैंने क्योंकि लास्ट सेशन से मैंने हर एक चैप्टर को बड़े ही एक्सपैंड वे में पढ़ाया है। राइट, सब कुछ एक्सप्लेन करके लाइक हर एक टॉपिक को कवर किया है, जहाँ से क्वेश्चन की कम संभावना होती है प्लस जहाँ पे ज्यादा होती है उनकी भी बात की। राइट, सो कम या ज्यादा से मतलब नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, यूजीसी नेट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता। पहले पैटर्न हुआ करता था कि कुछ स्पेसिफिक चीजें कुछ मेजर होती थी, वहां से पूछता था क्वेश्चन। बट अभी क्या हो गया है कि वो कहीं से भी कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर देता है। और वो लगता है जिन चीजों को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं वाइल थ्योरी डूइंग द थ्योरी पार्ट, उस टाइम आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही, लेकिन उस क्वेश्चन जो उन थ्योरी वो बेसिक चीजों पे जब क्वेश्चन बन जाता है तो आप उन्हीं को सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। राइट, आपको लगता है कि ये क्या, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्मेशन इतनी स्मार्टली पूछा मतलब बनता है एंड स्मार्टली एनटीए कंडक्ट करता है। क्वेश्चन की जब फॉर्मेशन में जो एक कहते हैं कि पैटर्न जो बनाया है, उस पैटर्न को इतनी स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि आपको एक सीधी सीधी सी मतलब बात भी इस वे में पूछा गया है कि आपको लगेगा कि अरे इसका क्या आंसर होगा, ये भी आपको सारे ऑप्शंस देख के लगेंगे कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन नहीं, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो मोस्ट नियरेस्ट आंसर रहेगा, जो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर रहेगा वो देंगे। राइट, लेकिन अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने थ्योरी पार्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप सब पे ही आपका दिमाग जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो तुक्का मारेंगे, फिर आप करेंगे कि चलो ठीक है, इनसे कोई सा भी एक टिक लगा देते हैं। सो वैसे क्रैक नहीं कर पाएंगे यूजीसी नेट को, स्पेशली अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेआरएफ के लिए कमर कस की पढ़ाई करनी होती है, और उसके लिए कॉन्सेप्चुअल रीडिंग ही, कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही आपके काम आएगी। सो इसके अलावा अभी एक दो चार सेशन और मैं पीवाईक्यू से लेने के बाद बीच बीच में थ्योरी पार्ट भी कराती रहूंगी। यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगेन मैं कुछ टॉपिक्स लेकर के आऊंगी जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, उनसे ज्यादा ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आते हैं, उन पे बात करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच।